हाँ तो बेटा जी, वेलकम टू अरिविहान। हाँ, मैं सूरज सिंह चंद्रोल आपका स्वागत करता हूँ हमारी नई रिवीजन सीरीज में, जिसका नाम है संभव। है ना? तो हम यहाँ पे संभव क्या कर रहे हैं भाई? हम यहाँ पे आपका संभव कर रहे हैं कि आपको केमिस्ट्री में पूरे 70 मार्क्स दिला के जाए। ये जो 70 के 70 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, उसको हम संभव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं अपनी तरफ से संभव बना सकता हूँ कि 70 मार्क्स आपको मिल जाए, पर इसमें मुझे मेहनत लगेगी आपकी भी, वरना आप फिर अटक जाओगे 50 में, 60 में, 68 तक, है ना? लेकिन हाँ, 68 एक बहुत अच्छा स्कोर है, खराब स्कोर नहीं है भाई, है ना? तो इस बात को ध्यान रखना कि हम जो ये वीडियो ले रहे हैं, इसमें हम कई सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, और ये वन शॉट नहीं, ये वन शॉट से थोड़ा अलग है। वन शॉट क्या होते हैं कि अपन ने पूरी हर एक चीज को कवर किया, बहुत स्पीड पेस में कवर किया। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, तो भी आप कम से कम 50 मार्क्स तक तो आओ। अगर आपने पढ़ाई करी है तो 60 मार्क्स तक आओ। अगर आपने पूरी तरीके से ध्यान अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है और आप 60 तक अटक रहे थे, तो मैं आपको 70 तक लेके आ जाऊँ। तो हम कुछ इस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली हमारा तरीका क्या है पढ़ाने का? हम इसमें ले रहे हैं पहले छोटे-छोटे चंक्स, कि इस पूरे चैप्टर में वो चंक्स क्या है जहाँ से 1 मार्क, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि देखो वीडियो का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि 3 से 4 मार्क्स में जनरली देखने को मिलते हैं, पर इनको समझने के लिए जो छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनको अपन पहले पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेंगे। उसके बाद अपन समझेंगे इन टॉपिक्स को, और क्योंकि हम फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर लेके बैठे हैं भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और मोस्ट मोस्ट मार्क्स कंटेनिंग चैप्टर है भाई। सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं इस चैप्टर से। टोटल 9 मार्क हमें देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है? तो उस हिसाब से इसकी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स को भी अपन इस वीडियो में ही कवर करेंगे, बेफिक्र रहो। ठीक है? चलो आओ धीरे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका वेटेज जान। तो इसका वेटेज मैंने आपको बताया 9 मार्क्स का है, और लास्ट ईयर के कुछ हमने पेपर्स को एनालाइज किया, इस साल के मॉडल पेपर को भी एनालाइज किया, तो हमने ज्यादातर जाना कि कुछ इस तरीके के पैटर्न में सवाल पूछे गए हैं जनरली, कि ऑब्जेक्टिव आपके 3 मार्क के आगे, मतलब या तो फिल इन द ब्लैंक आ गया, या फिर ट्रू फॉल्स आ गया, या फिर आपका एमसीक्यू आ गया। 3 मतलब ये यहाँ पे आ गया। लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स का एक आया है, तो उसके साथ एक वेरी शॉर्ट आया, मतलब 4 मार्क आपको यहाँ मिलेंगे, 2 मार्क यहाँ मिला है, 4 2 6 और 3 यहाँ पे 9। तो सबसे मोस्ट पैटर्न कौन सा देखा गया है? ये पैटर्न, जो आपसे 3 वन मार्क पूछा गया है, एक वेरी शॉर्ट पूछा गया है, और एक लॉन्ग आंसर पूछा गया। ये दो पैटर्न कभी कभी देखे गए, उतना नहीं देखा गया है, पर कभी कभी ये पैटर्न भी देखा गया है, जब 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव पूछ लिए गए हैं, 2 वेरी शॉर्ट पूछ लिए गए हैं, और एक शॉर्ट आंसर पूछ लिया गया, लेकिन लॉन्ग आंसर पूछा नहीं गया है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि जब एक लॉन्ग आंसर पूछा गया है, एक शॉर्ट आंसर पूछा गया है, और 2 ऑब्जेक्टिव पूछ लिए। ये कुछ पैटर्न्स हैं जो लास्ट ईयर में हमने रिकरिंग में देखे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न कौन सा है? ये वाला। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न सबसे पहला वाला है, जब हमसे 3 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, एक वेरी शॉर्ट पूछा गया है, और एक लॉन्ग पूछा गया है, और हम अपनी पढ़ाई इसी के हिसाब से करेंगे। ठीक है? अब मतलब मुझे 4 मार्क्स कहाँ से निकालने हैं? लॉन्ग आंसर से, मतलब कि कई सारे बड़े बड़े सवालों से। जैसे कि अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करता हूँ, तो हो सकता है नस्ट इक्वेशन पूछ ली जाए, पूरी की पूरी नस्ट इक्वेशन करो भाई, या तो न्यूमेरिकल ही आ जाए कोई ना कोई, हाँ? या फिर आपसे पूछ लिया जाए भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना के दिखाओ, है कि नहीं? कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। वहीं पे वेरी शॉर्ट आंसर में आपसे क्या पूछा जा सकता है? हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ही डेफिनेशन पूछ ले, है ना? या फिर कोई छोटा सा कैलकुलेशन दे दिया जाए आपको। अब यहाँ तो कुछ भी आ सकता है, ये तो अंधा कुआं है भाई, यहाँ तो जज भी नहीं कर सकते आप। लेकिन वो चीज कभी ऐसी जगह से उठ के नहीं आएगी कि आपने पढ़ी नहीं, उसकी भी तैयारी हम आपकी करा रहे हैं। जैसे कि मान लो आपसे कोई ऑब्जेक्टिव पूछा गया, वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? किसी ना किसी टॉपिक का पार्ट ही तो होगा, और हम वो टॉपिक तो आपके लिए कवर कर रहे हैं, है कि नहीं? जैसे मान लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पूछ लिया गया, भाई साहब इसमें होता क्या है? क्या सिंपल सी बात है, इसमें होता क्या है? आपके केमिकल एनर्जी को ही तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हो सकता है इस पे ही आपसे पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव, है ना? तो कुछ इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, और इन सब के लिए अपने को प्रिपरेशन करनी है। अभी तो 70 मार्क्स मिलेंगे भाई, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, और थोड़ी सी बात की जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? हम चैप्टर तो शुरू कर रहे हैं, पर हो सकता है किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल ही नहीं करी, तो उसके लिए समझा दूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। देखो, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जब आप ब्रेक डाउन करते हो, तो ये 2 पार्ट में टूट सकती है, 2 वर्ड में, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। मतलब इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री तरीके से बोलते हैं, ऐसा पार्ट केमिस्ट्री का
जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, राइट। बात समझ लो। अभी यहाँ पे बात सिंपल समझो कि हम सॉल्यूशन पढ़ के आए हैं अभी, है ना। तो सॉल्यूशन में क्या जो सॉल्यूट है वो कभी टूटता नहीं था। इसके दो पार्ट होते थे सॉल्यूशन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बात क्लियर है। अब मैं एक सॉल्यूट पकड़ लेता हूं, फॉर एग्जांपल NaCl, एक सॉल्ट है। अब ये टूट सकता है, राइट। ये बात तो क्लियर है हमें, ये टूट सकता है Na+ और Cl- में। अब ये इंडिविजुअल जो आयंस है, ये जो आयंस है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसी का यूज किया गया, यही फैक्टर यूज किया गया। और दूसरा फैक्टर हम यूज करते हैं रेडॉक्स। किसका? रेडॉक्स का। तो यहां से एक पहला सवाल आपका बन सकता है, जो कई बार पूछा भी जाता है, कि क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिर्फ आयंस आपके इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दोनों। रेडॉक्स में जनरली क्या होता था? इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने यहाँ पे देखा, आयंस बन रहे। तो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं, इस बात को ध्यान, है ना। अब यहाँ पे बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जाता है वो होता है सेल। और हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, दो तरीके से सेल बनाए गए। क्या बनाए बेटा? दो तरीके से। कौन कौन से? एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और एक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ये दो सेल हैं, उनमें से एक हमारे सिलेबस से अभी बाहर हो चुका है, एक हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा है, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इस पे ही अपन बात करेंगे। इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोल देते हैं, एंड वोल्टैक सेल भी कहा जाता है, और लगा लो यहाँ पे, और वोल्टैक सेल भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है? मेन बात तो ये है कि फर्क बताओ सर। फर्क ये है बेटा जी, जब हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऐसा सेल जिसमें हम केमिकल एनर्जी का यूज किसके लिए कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाने के लिए कर रहे हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेसिकली कुछ भी नहीं, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी। अब ये कैसे हो रहा है सर? देखो सिंपल सी बात, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम लोग अपन बैटरीज में यूज करते हैं, जो बैटरी के अंदर यूज हो रहा है, आपके जो रिमोट की बैटरी है, टीवी का जो रिमोट है, उसके अंदर जो सेल लगा हुआ है, वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड लगी हुई है, उसके अंदर जो केमिकल है, उसी से तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। बात क्लियर है। लेकिन अगर रिचार्जेबल बैटरी है, जो आपके मोबाइल की बैटरी है, आप इलेक्ट्रिसिटी से उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, वो किसमें आ जाती है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ठीक है। आई होप अभी आपको पूरा क्लियर डिफरेंस पता होगा। इसमें हो सकता है आपसे 2 मार्क का डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए बेटा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ और बात करते हैं, और वो बात है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अपन ने बात करी थी कि सॉल्यूशन होता है, राइट। ये बात करी, इसमें ये बात भी जानी, ये दो पार्ट में रहते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बिल्कुल सही बात। अब जो सॉल्यूट है वो दो पार्ट में टूटता भी है, और जो टूटे हुए पार्ट है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट से मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट से मतलब ये है बेटा जी, कि जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा रहेगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम रहेगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इससे क्या समझ आता है कि मान लो कोई स्पीसीज है जो टूट रही है जल्दी से। अब ये एक सॉल्यूशन है, उसमें मैंने NaCl डाल दिया है। अब NaCl का एक्सटेंट जो है, टूटने की जो कैपेबिलिटी है, वो कंप्लीटली है, 100% टूट जाएगा। अब अगर 100% इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है, उतना ही इजी वो कंडक्शन भी कर पाएगा। बात क्लियर है? मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग है
इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज्यादा हाई होता है, बात क्लियर है। वहीं पे जो वीक है उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, बहुत कम होगा, बात क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे मेन एग्जांपल हो जाता है, इनका एग्जांपल जानना जरूरी। ये यहाँ हो सकते हैं सॉल्ट, आपका कोई सा भी सॉल्ट, जैसे NaCl हो गया ना, सॉल्ट है, NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सारी चीजें क्या आती है 100% डिसोसिएट होते हैं, इसीलिए आते हैं किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। और साथ में क्या हो सकता है आपके साथ में हो सकते हैं मिनरल एसिड्स। अब सर मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, अरे कुछ भी नहीं भाई, HCl, KCl, ठीक है। और क्या आपके स्ट्रॉन्ग बेस, जो स्ट्रॉन्ग बेस कैसे, NaOH हो गया, KOH हो गया, ये क्या होते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में बहुत आसानी से टूट जाते हैं और कंप्लीटली टूटते हैं, और कंप्लीटली टूटते हैं इसीलिए क्या कहला रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वहीं पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करूं, इसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या बेटा जी, ऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि आपका एसिडिक एसिड हो गया CH3COOH, ये क्या है, इनऑर्गेनिक, और सॉरी ऑर्गेनिक एसिड है, और ये ऑर्गेनिक एसिड बहुत आसानी से टूटते नहीं है। वैसे ये फॉर्म में टूटता है, इस फॉर्म में CH3C11O- और H+ के फॉर्म में, बहुत पर उतनी आसानी से नहीं टूटता है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा गया। और क्या हो सकता है आपके इनऑर्गेनिक एसिड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, H3VO3, HCl, है ना, ये क्या है आपके इनऑर्गेनिक एसिड हैं जो कि उतनी आसानी से नहीं टूटते। तो ये बात आप याद रखेंगे, कि आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। 2 मार्क में याद करो, हमने जब देखा था पॉइंट टेबल, जब देखा था कि कैसे कैसे सवालों की आपकी डिफरेंसेस आ रहे थे, कैसे कैसे डिवाइड किया गया था, उसमें वेरी शॉर्ट आंसर आया था। हो सकता है 2 मार्क के लिए इनका डिफरेंस आ जाए, है ना, तो इस बात को अपन ध्यान रखें। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला पार्ट देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, कह सकते हैं अगला छोटा पॉइंट देखते हैं जो हमारे काम आएगा। अब ये बेटा जी छोटा पार्ट है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बहुत छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इस बात को ध्यान रखना। पर क्योंकि हम वहां पे जाएं और फिर वहां पे कोई छोटी बात समझे उससे पहले समझ के चलते हैं, है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये वो सेल है जो हम अपन आगे पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक देख लिया हमने कि यहाँ पे कैसा होता है, ठीक है। तो एक बात समझ लो कि मेटल एक्वायर्स आइदर अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन। और यहाँ पे एक बात समझते चलना कि जो इलेक्ट्रोड होती है, कह सकते हैं जो रॉड है, ये जो रॉड है इसको डुबाया जाता है उसके खुद के ही आयंस के सॉल्यूशन में। जैसे देखो किसकी रॉड ली गई है, जिंक की, तो उसको डुबाया किसमें गया है, उसके खुद के ही सॉल्यूशन, है ना। जब ऐसा किया जाता है तब ये कोई ना कोई एक चार्ज गेन करता है, या तो नेगेटिव गेन करेगा या तो पॉजिटिव गेन करेगा। ये डिपेंड करता है कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत और जान के चलो कि एनोड कैथोड बनेगा, क्या एनोड कैथोड बनेगा, तो अब एनोड में पॉजिटिव आता है, कैथोड में पॉजिटिव आता है, ये कैसे जाने। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज आप याद करके, सिंपल सी चीज याद करके रखो कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। यहाँ रिडक्शन होगा और यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, इससे चीजें आपको याद रखने में आसानी रहेगी। तभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब ये बात किस, ये कंडीशन जो है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कंडीशन मैंने बताई है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिस्पेक्टिव बताई है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये चीज रिवर्स हो जाती है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन वो भी आएगा नहीं आपके सिलेबस में, कहीं पूछेगा नहीं, तो आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बोल रहा है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पोटेंशियल है, वो डिफरेंस है जो आपने जनरेट किया है इन दोनों के बीच में, रॉड और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं। अब इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, इस बेसिस पे कि इस रॉड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। बात क्लियर, कोई परेशानी। अब यहाँ पे एक डायग्राम अगर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे डायग्राम में एक चीज ये भी है, तो सॉल्ट ब्रिज, वैसे मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना सॉल्ट ब्रिज पे भी 2 मार्क का सवाल पूछा जा सकता है, ये चीज अभी आपको माइंड में रखनी है।
जब अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे होंगे वहां पे ये चीज आपको बहुत आसानी से क्लियर आउट हो जाएगी। अभी देखेंगे अपन टॉपिक जब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैंने नहीं पढ़ाई, ये है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब क्या है, जनरली कभी एक इलेक्ट्रोड रहेगा क्या? पॉसिबल नहीं है ना। जब सेल बन रही है तो दोनों, एक साइड पे ऑक्सीडेशन होगा, एक साइड पे रिडक्शन होगा, दोनों का होना जरूरी है। पर अगर मुझे सिर्फ एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ये देखो अकेले तो नहीं हो सकता, एक साइड पे ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी साइड पे रिडक्शन होगा, तब कहीं जाके आपको एक साइड पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ एक ही बना के दिखाओ तो वो पॉसिबल नहीं होता है। उसको पॉसिबल करने के लिए क्रिएट किया जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब यहां से अगर आप सॉल्ट ब्रिज हटा दो और ये जो आपका पूरा बचेगा, इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इस पे अपन ज्यादा डेल्व आउट नहीं कर रहे हैं, पर ये डायग्राम आप याद रखो, ये हटा, यहाँ से हटा दो पूरा, ये पूरा, और यहाँ से काट दो, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसका डायग्राम आप याद रख सकते हो, इस पे सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल पे, जिसको हम ई सेल भी कहते हैं। अब ये सेल पोटेंशियल क्या है? अभी अपन ने समझा बेटा कि एक इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब दो सेल है ना, सेल के जो पूरा पार्ट है उसके दो हाफ सेल है, एक इधर एक इधर। अब दोनों के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल बोलते हैं। बेसिकली आपने अभी जब अपन ने पीछे डायग्राम देखा तो एक चीज नोटिस करिए कि एक साइड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक साइड पे रिडक्शन हो रहा होगा। ये बात क्लियर है? अब इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब कि अगर मुझे सेल का पोटेंशियल निकालना है, इसका सेल का पोटेंशियल निकालना है तो दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस करना पड़ेगा। मतलब कि इन शॉर्ट मैं ये डायरेक्टली लिख सकता हूं दैट ई सेल, जो कि क्या है, हम आपका सेल पोटेंशियल है, विच इज इक्वल्स टू ई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा होगा? हमारे एनोड पे होगा, माइनस सॉरी प्लस ई रिडक्शन, जो कि आपके कहां पे हो रहा होगा? कैथोड पे हो रहा होगा। पर इस कंडीशन में आप इसको रख नहीं पाओगे क्योंकि आपको चेंज करना पड़ेगा। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है, आपस में ही प्लस माइनस हो सकते हैं। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है ई ऑक्सीडेशन तो क्या मैं इसको ई रिडक्शन में नहीं बदल सकता? बदल सकता हूं, कुछ भी नहीं करना, बस इसको रिवर्स कर देना। मतलब ये इक्वल होगा माइनस ई रिडक्शन। कहीं पे अगर ई रिडक्शन लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ई ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो यहाँ पे भी चेंज करके लिख लेते हैं। मैं इसको रिडक्शन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, मतलब ई रिडक्शन एट कैथोड माइनस ई रिडक्शन एट एनोड इज इक्वल्स टू ई सेल। आपका ये क्या आ गया? सेल पोटेंशियल। अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है, एक रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कभी कभी, उसका भी डेरिवेशन कभी पूछ लिया जाता है, हो सकता है उस पर सवाल भी बन सकता है, कैलकुलेशन भी बन सकता है। वो रिलेशनशिप है बेटा जी, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। अब अगर आपको गिब्स फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स से याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो बस याद कर लेना, एक एंटिटी है जो वर्क के बराबर होती है लेकिन अपोजिट में रहती है। अब ये डिपेंड करती है कि जो रिएक्शन है वो कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम में है, उस बात पे डिपेंड करता है। अब देखो ये बात आपको एग्जैक्टली याद करनी पड़ेगी, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन and delta G is equals to less than 0 for spontaneous and delta G is equals to 0 for equilibrium। ये बात याद रख लेना। और हम बात कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस के लिए, और हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है आपका वर्क डन। और वर्क डन क्या होगा? कितना चार्ज एक साइड से दूसरे साइड पे ट्रांसफर हुआ है मल्टीप्लाइड बाय सेल पोटेंशियल। मतलब कि मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं दैट वर्क डन is equals to
चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेल पोटेंशियल, जिसको आप लिख पाओगे दैट W इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय ई सेल। अब जो Q है वो आपका चार्ज तो है, पर इसको आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू NF। F क्या है? फराडे है जो चार्ज है, लेकिन हमेशा मोल के फॉर्म में चार्ज जाएंगे ना, इस साइड से उस साइड पे मोल के फॉर्म में जाएंगे। यहाँ पे देखो N मोल ही है, तो एक मोल के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे निकाल सकते हो भाई? सिंपल सी बात है, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना होता है। तो एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.06 into 10 to the power 23 multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 19। एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 96498 या फिर 85 करीब ऐसे आता है। लेकिन आप इसको अप्रोक्सीमेटली सिंपल जब अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं या नॉर्मल वर्ड में लिख रहे हैं तो लिख देते हैं 96500 कूलम, और इसी को 1 फराडे भी कहा जाता है, जो कि आपको यहाँ पे NF में देखने को मिल रहा है। तो Q क्या हो सकता है? W इज इक्वल टू Q की जगह मैं लिख सकता हूँ NFE सेल। आपका वर्क डन आ चुका है, पर क्या इससे मुझे रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल देखने को मिल रहा है? नहीं, वो यहां से आ जाएगा इधर डेल्टा G इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। लिख सकता हूं ना, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस ऑफ NFE सेल। अब ये स्टैंडर्ड नहीं, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड में लिखने जाऊं तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल, कुछ इस तरीके से। आई होप ये बात अभी आपको क्लियर होगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं भाई, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, छोटे छोटे चंक्स हैं जिन पर सवाल बन सकते हैं। ऐसा ही एक छोटा सा टॉपिक और बचा है हमारा, जो कि है कोरोजन। क्या? कोरोजन। आओ देख लो। अब कोरोजन क्या है? कोरोजन कुछ भी नहीं, डिग्रेड होना। जनरली दो मेटल में बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके, आयरन में और सिल्वर में। क्या? आयरन में और सिल्वर में। जब लोहे के ऊपर जो ब्राउन कलर का चीज दिखती है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। ऐसी रस्टिंग आपके सिल्वर में भी होती है, वो हल्का ग्रीनिश है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है? आयरन वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आप डायग्राम देखोगे और ये बात भी समझोगे तो सिंपल सी बात है, आयरन ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब बनाता है Fe2O3H2O। अब यहाँ पे बेसिकली दो चीजें हैं, आपके जो आयरन है उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, वो किसमें कन्वर्ट हुआ है? Fe2O3। यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपका क्या आएगा? +3 की वैल्यू आएगी उसकी। वहीं पे जो ऑक्सीजन है वो क्या है? रेड्यूस हुआ है। बेसिकली यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलेगी, और ये आपका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोरोजन क्या है, धीरे धीरे घटता गया है और रस्ट बाहर निकली है। बेसिकली रस्ट क्या है? उसी चीज को डिग्रेड कर रहा है, उसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन? आयरन के एटम्स जो हैं वो क्या है? ऑक्सीडाइज होते जा रहे हैं, बाहर निकलते जा रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? Fe2O3H2। ठीक है, अब इसमें इसका जो प्रोटेक्शन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है गैल्वेनाइजेशन, और ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको पढ़ोगे, क्योंकि हो सकता है गैल्वेनाइजेशन आपके लिए पूछ लिया जाए। बेसिकली कई सारी चीजें की जाती है आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए, कई सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, उसमें से एक है गैल्वेनाइजेशन, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कई सारे और मेथड्स भी हैं, पेंट कर दो, ऑयल लगा दो, उस पर जो गैल्वेनाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है, वो आपको। ठीक है बेटा जी, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल ले लेते हैं, क्योंकि देखो भाई बात बहुत सारी पढ़ ली अपन, अब कुछ छोटे छोटे सवाल भी तो ले लें, MCQs देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, फिर अपन चलेंगे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलो पहले सवाल देख लो भाई साहब। सवाल क्या बोल रहा है? देखो पहला सवाल देखो, व्हाट कैरीज करंट इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कौन करंट को कैरी करता है? अपन इस पे बात करी थी कि सिर्फ आयंस नहीं, या सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं, दोनों साथ में कर सकते हैं, यानी बोथ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट कैरिंग इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या बोल रहे हैं? In electrochemistry, the electrode
where oxidation occurs is called। मैंने आपको बात कही थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बात याद रखना कि पॉजिटिव नेगेटिव किस पे आ रहा है चार्ज वो छोड़ दो, ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन हमेशा होगा एनोड पे। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा था, हमेशा एनोड पे ही हो रहा था, ये बात अपने डिस्कस करी है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। इस पे भी बात करी है अपन ने कि इनमें से कौन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। क्या कह सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो NaCl बहुत आसानी से टूट सकता है, क्या है, सॉल्ट है, ये सॉल्ट हो गया आपका। H2SO4 क्या होगा आपका, मिनरल एसिड हो गया, अपन ने बात करी थी। KOH क्या हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। मतलब कि ये तीनों क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सिर्फ एक ग्लूकोज सोल्यूशन क्या है, अभी ग्लूकोज क्या है ना, ये ग्लूकोज आसानी से टूटेगा नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये घुल जाएगा, ये टूटेगा नहीं, घुल जाएगा सोल्यूशन। बात ठीक है बेटा, कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है बेटा, द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अपन ने डिस्कस किया था, तो वो क्या होता था, Na एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्या वैल्यू आई थी, 6.0 मल्टीप्लाइड 10 टू पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है 96485 कूलम। आती है एग्जैक्ट वैल्यू 96485 कूलम एग्जैक्ट, पर हम हमेशा अप्रोक्सीमेशन में इसको क्या यूज करते हैं, 96500 कूलम, जो कि इक्वल होता है 1 फराडे के, है कि नहीं। सही आंसर करेगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज व्हिच। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते थे, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, क्या होता है, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत हाई होता था, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो भाई, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब देखो यहाँ पे आई डोंट थिंक इसको समझाने की ज्यादा जरूरत है, वैसे ये बात अपन ने की नहीं है, पर समझाने की जरूरत मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। देखो अगर आप ऑप्शन देख रहे हो, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, कई बार टेम्परेचर की हेल्प से भी तो इलेक्ट्रोलाइट्स को तोड़ा जा सकता है। जैसे कि देखो, मान लो मैंने ये सोल्यूशन लिया, इसमें कोई सॉल्ट डाल दिया, वैसे तो खुद डिसोसिएट हो जाएगा, पर जितना ज्यादा हीट दूंगा उससे ज्यादा और ज्यादा डिसोसिएट होने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स और ज्यादा टूट रहे होंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो बहुत आसानी से टूट जाएगा, आसानी से वो कंडक्टेंस कर पाएगा। कंसंट्रेशन, अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना ज्यादा आसानी से टूटेगा, और जितना ज्यादा आसानी से टूटेगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस जनरेट होंगे, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस शो करेगा। पर प्रेशर का इस पे कोई फैक्टर नहीं हो, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, अरे अब आ गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, चलो फिल इन द ब्लैंक्स भी लिख लेते हैं। इन अ गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम डैश टू डैश इन एक्सटर्नल सर्किट, है ना। अब ये चीज आगे आने वाली है, ठीक है, पर यहां से जान लो, एनोड टू कैथोड जाते हैं, कहां से, एनोड टू कैथोड, इस बात का ध्यान रखो, है ना। अभी अपन यहाँ पे इसको देखेंगे भी आगे जब देखेंगे। सेकंड देखो, द डैश ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो बेसिकली क्या डिक्रीज होगा, कंडक्टिविटी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोलाइट कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट कम हो रहे हैं तो मतलब कि कंडक्टिविटी भी कम हो। आगे देखो, द डैश लॉ states that equivalent conductance at infinite dilution for any electrolyte is the sum of contribution from individual ions। अब देखो ये जो लॉ है, ये लॉ हम अभी समझेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक का पार्ट भी है, पर ये उसकी डेफिनेशन, ये अपने आप में 2 मार्क की आ सकती है इतनी, और उस लॉ का नाम है कोलरॉस। क्या नाम है, बेफिक्र रहो, इस पे वही अपन डिस्कस करेंगे, इस डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे, इस पे सवाल भी करेंगे, है ना। अगला देखो, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
डैश पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे डिपेंड करेगा, कितना चार्ज इस पार से उस पार ट्रांसफर हो रहा है उतना वेट भी ट्रांसफर। ये बार वैसे तो एमसीक्यू जितना भी अपन ने पढ़ा वो ऑलरेडी पढ़ लिया, लेकिन हमने जो फिल इन द ब्लैंक्स देखे ये सब आगे भी कवर होने वाले हैं, बेफिक्र मैं बैठा हूँ, मैं सब देख लूँ, है ना। आओ देखो उन टॉपिक को ही जान लेते हैं कि कौन से हैं वो टॉपिक जो अपन समझने वाले हैं। ये है वो टॉपिक जो भी आज अपन बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखेंगे, जिसमें से बेसिकली इसमें हम एक सेल बना के ही देख लेंगे, डैनियल सेल। इसको हम वोल्टेज सेल भी बोलते थे, याद करो वोल्टेज सेल भी बोला गया था इसको। नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो अभी अपन बात कर रहे थे, इसमें कई सारे डिफरेंट फार्मूलाज आएंगे जिसपे सवाल बन जाते हैं, 2-2 मार्क के, 3-3 मार्क के, है ना। इसके बाद कोलरॉस लॉ देखेंगे और फिर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे। एट लास्ट लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे एक एक करके हम सबको समझेंगे, उसके बाद चलेंगे इस पे के न्यूमेरिकल्स। ठीक है भाई, चलें सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख लेते हैं। आओ शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कहानी। देखो अब देखो भाई, हम ये तो जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जो कि केमिकल एनर्जी से क्या जनरेट कर सके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सके। जैसे कि आपका टीवी का रिमोट, मतलब इसमें जो सेल लगा है उसमें जो केमिकल एनर्जी है, आपने बटन दबाई तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तभी तो जाके आपके टीवी का चैनल चेंज हुआ, हाँ कि ना। तो इसका एक सबसे बेसिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल, जिसका एक एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं डैनियल सेल। क्या बोलते हैं, डैनियल सेल, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसको हम पढ़ने वाले हैं भाई। अब देखो यहां तक जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो जो चीजों को याद करने में आपकी हेल्प करेगा, कि कौन एनोड होता है, कौन कैथोड होता है, लेफ्ट में कौन रहता है, राइट में कौन रहता है। तो ये चीज याद कर लो कि लोन डिपार्टमेंट है, क्या है, लोन डिपार्टमेंट। इसमें याद क्या करना है आपको, इसमें याद करना है लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। ये मुझे मेरे टीचर ने सिखाई थी, तो एक गुरु से दूसरे गुरु के पास आई है, अब आपके पास जा रही है। देखो लेफ्ट में हमेशा क्या रहेगा, जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उसी को हम क्या कहेंगे, एनोड, और उसपे चार्ज कैसा रहेगा, नेगेटिव। मतलब कि लेफ्ट में, यहाँ पे इसको थोड़ा काटो, गलत पर है, तो ये क्या है, इस साइड क्या होगा आपका, एनोड, लेफ्ट में इसमें क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, करेक्ट बात। चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। तो इस पार्ट को हम बोल सकते हैं एनोडिक सेल, इस पार्ट को बोल सकते हैं हम कैथोडिक सेल। इस साइड पे क्या जाएगा, प्लस चार्ज। ये साइड क्या है, एनोड रॉड है जिंक की, क्या, एनोड रॉड है जिंक की, और अंदर उसी का सॉल्यूशन है, जो बात अपन कर चुके हैं कि जिसकी रॉड लेंगे उसी का सॉल्यूशन लेंगे। इधर देखो कॉपर की रॉड ली तो कॉपर का सॉल्यूशन लिया, और इस पार्ट को भी क्या बोला, कैथोडिक सेल। मतलब कि यहाँ एनोड बन रहा है, हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ कैथोड बन रहा है, हो क्या रहा है, रिडक्शन। इस बात को ध्यान रखेंगे, मतलब कि दो पार्ट बन भी रहे हैं, एक हो रहा है आपका टर्मिनल एनोड, दूसरा है आपका टर्मिनल कैथोड। मतलब कि दोनों जगह पे रिएक्शंस भी अलग अलग हो रही होंगी, हाँ या ना, बात क्लियर है भाई। एनोड पे क्या होगा, देखो जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। वहां पे क्या हो रहा है, कॉपर+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके इसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट। मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां से चले हैं भाई, इलेक्ट्रॉन यहां से गए हैं किसके पास, हमारे कॉपर के पास, तो कॉपर यहां से किया। और ये जो सॉल्ट ब्रिज है, जो मैंने बात बोली थी, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है। तो यहां से यहां तक तो चला गया खर्च, पर आएगा कैसे, वापस आएगा कैसे, इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। ये सॉल्ट ब्रिज उस गैप को भरने का काम, क्या, उस गैप को भरने का काम करता है। अब मान लो मुझे ये पूरी रिएक्शन लिखनी है, कह सकते हैं इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो कैसा होगा, देखो जिंक कन्वर्ट हुआ है Zn+2 में, कॉपर+2 कन्वर्ट हुआ है कॉपर में, तो इस बात को ध्यान रखिए। और अगर आपसे बोल दिया जाए कि ओवरऑल रिएक्शन लिख दो, तो कैसे लिखोगे, देखो इस साइड जिंक था, जिंक का साथ कॉपर+2, एक सेकेंड, कॉपर+2, ये कन्वर्ट हुए हैं किसमें,
Zn+2 में, साथ में इस साइड पे कॉपर। तो आपको ये चीज लिखने को आ सकती है भाई कि एनोड पे रिएक्शन बताओ, कैथोड पे रिएक्शन बताओ, या फिर ओवरऑल रिएक्शन बताओ। इसमें याद भी रखना है कि पूरा का पूरा सेल दो पार्ट में डिवाइडेड है, एनोडिक सेल और कैथोडिक सेल। आई होप ये बातें अभी आपको बिल्कुल याद रहेंगी, इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा जी, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं और दूसरे पार्ट की बात करते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, उस पर हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का डेफिनेशन कई बार पूछा गया है, इसको तरीके से पढ़ना है ना। चलो बेटा आओ देखते हैं। तो मैं पहले आपके लिए लिख देता हूं एक रिएक्शन दैट A plus n इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। ठीक है, कोई परेशानी इस रिएक्शन में नहीं ना। अब अगर इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो तो रहा है रिडक्शन। अब मुझे इस रिडक्शन का अगर वर्क डन निकालना है, क्या वर्क डन निकालना है, तो क्या आएगा NFE रिडक्शन, NFE रिडक्शन। बात सही है, कोई परेशानी नहीं आता नहीं ना। और हम ये भी जानते हैं दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। बात क्लियर है, मतलब कि अगर मैं डेल्टा जी निकालने जाता हूं तो क्या आएगा -NFE रिडक्शन इसके लिए, राइट। ये बात अपन कर भी चुके हैं, है ना। और वहीं पे अगर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी की बात करूं, डेल्टा जी नॉट की बात कर लूंगा तो क्या आ जाएगा -NFE नॉट रिडक्शन आ जाएगा। यहां तक तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए भाई, है क्या नहीं ना। अब देखो हम बात कर रहे हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब कि अगर यहां देखा जाए तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RTLN के। बात क्लियर है, कोई परेशानी कोई दिक्कत। अब मुझे डेल्टा जी की वैल्यू पता है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पता है, रख सकता हूं क्या मैं यहाँ पे? देखो डेल्टा जी की वैल्यू रख देते हैं -NFE रिडक्शन, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या है भाई -NFE नॉट रिडक्शन प्लस RTLN के। कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन अगर मुझे इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, मतलब -NFE रिडक्शन इज इक्वल टू -NFE नॉट रिडक्शन प्लस 2.303 RT लॉग, ऊपर क्या आएगा प्रोडक्ट, नीचे क्या रिएक्टेंट। बात क्लियर है, कोई परेशानी कोई दिक्कत। अब इसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं, क्या मैं हटा सकता हूं? पूरे साइड को मैं डिवाइड कर देता हूं -NF, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -NF। देखो अब NF, इसको पूरे NF से डिवाइड करो, -NF यहां से कट जाएगा, इधर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये रिडक्शन। बात क्लियर है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचने वाला है ये रिडक्शन, यहाँ पे -NF। इस चीज को -NF से डिवाइड करो, -NF नीचे से -NF कट जाएगा, क्या बचेगा E नॉट रिडक्शन इज इक्वल्स टू E नॉट रिडक्शन। ठीक है, अब देखो ये पूरा पार्ट और नीचे -NF तो कट तो सकता नहीं, मतलब वहीं पे रहेगा, और यहां पे आ जाएगा क्या -2.303 RT अपॉन NF लॉग, प्रोडक्ट क्या है भाई Na, मतलब कि A अंदर N पावर में अपॉन में A प्लस N। बात क्लियर है, ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन बन चुकी। अब अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो यहाँ पे R की वैल्यू रख सकता हूँ, F क्या होता है 96500 होता है, इन सब की वैल्यू रख सकता हूं, तो ये चीज कन्वर्ट हो सकती है E नॉट RED माइनस 0.0591 अपॉन N, ठीक है, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखो इस बार हमने जो ये रिएक्शन ली थी, ये सिर्फ और सिर्फ क्या थी रिडक्शन की थी, पर अगर पूरी सेल की बात कर ले,
किसकी बात कर ले, सेल की बात कर ले, तो भी हम लिख सकते हैं दैट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 0.0591 अपॉन एन लॉग पी बाय आर। कुछ इस तरीके से। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? देखो होनी तो नहीं चाहिए भाई, है ना? तो ये थी आपकी डेरिवेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। अब यहां से एक चीज और हम जज कर सकते हैं कि अगर मान लो इफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल और है किस पे, इक्विलिब्रियम में, चलो रिवर्सल नहीं इक्विलिब्रियम लिखते हैं कि मान लो किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है, तो देखो कंडीशन क्या हो जाएगी फिर, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन N log Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, है ना? पर इस कंडीशन पे डेल्टा जी तो क्या होता है, जीरो होता है। अगर डेल्टा जी जीरो है तो ई सेल भी जीरो होगा, मतलब जीरो इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन N log Kc। इस चीज को साइड भेज सकते हैं, पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब कि तब आ जाएगा हमारा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन N log AC। इसको हम क्या लिख सकते थे वापस, 0.0591 सॉल्व करोगे तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन N log AC। कुछ इस तरीके से, बात क्लियर है? याद रखना इस पे भी सवाल आता है और हमारी नेक्स्ट इक्वेशन पे भी सवाल आता है, ठीक है? अब एक चीज याद रखना, फाइनल वैसे ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये है, ऐसे नेक्स्ट इक्वेशन में जब अपन बात करते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन N log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मेन ये 0.0591 वाली जो बात है ये हमने कैलकुलेशन के लिए अपने क्रिएट कर ली कि आसान हो जाए, पर अगर आपसे नेक्स्ट इक्वेशन लिखने को बोलता है तो आप ये लिखोगे, ठीक है? अगर आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली बात पूछता है तो ये लिखोगे, ना कि ये क्या है, हमने जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू रख के उसको कैलकुलेट कर लिया जिससे हम न्यूमेरिकल इजीली से सॉल्व कर सके, ये तब के लिए। परेशान मत होना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये दोनों, पर इनका जो वर्जन है 0.0591 ये हम यूज कर सकते हैं कहां पे, जब अपन न्यूमेरिकल कर रहे हो तब, ठीक है बेटा जी? तो इस बात को ध्यान रखिए। चलो बेटा अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और चीजें देखते हैं। अगला पॉइंट देखो हमारा क्या है, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसमें सबसे पहले अपन देखने वाले हैं ओम्स लॉ। फर्स्ट पार्ट क्या है, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ हम केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं भाई, वैसे तो फिजिक्स में आता है, हमारी केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा पार्ट है इसका, ठीक है? देखो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये बेसिकली क्या बोलता है, द करंट दैट फ्लोज थ्रू मोस्ट कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड थ्रू इट, मतलब कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली कितना करंट उसके थ्रू फ्लो हो रहा है उस पे प्रोपोर्शनल है। अगर आप इसका प्रोपोर्शनल हटाते हो ये हो जाता है V टू I R। R क्या है आपका, ये R आपका रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस। वैसे तो यहाँ पे कांस्टेंट है, वैसे तो यहाँ पे कांस्टेंट है, पर ये रेजिस्टेंस होता क्या सर, रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं बेटा जी, जब करंट किसी आपके मेटल के थ्रू फ्लो हो रहा है वो मेटल उसको रेजिस्ट करता है, उस करंट को फ्लो होने के लिए जो उसकी कैपेबिलिटी रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेसिकली क्या है, ये प्रॉपर्टी है मेटल की जो रेजिस्ट करना चाहता है, क्या कि भैया फ्लो नहीं होगी, वैसे कंडक्टर तो चाहता है कि फ्लो हो जाए आराम से, कंडक्टर्स की, लेकिन जो रेजिस्ट करना चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है, ये नहीं अलाउ नहीं है, करंट फ्लो करना अलाउ नहीं है, उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब R इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। क्या? I is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं रो। ये क्या है? ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये कैपेबिलिटी हर एक मेटल की अलग होती है। अगर यहाँ से रो निकालना चाहो, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल। और कई बार इसकी यूनिट पूछी जाती है, इसकी यूनिट बहुत ज्यादा पूछी जाती है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारी? ओम। एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ की सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हटा दो, मतलब ओम सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ रो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। और इसको हम डिनोट करते हैं जी से। किससे? जी से। अब देखो ये क्या है? द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन टू अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द देम इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस एंड इट इज रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट होता है। किसके? रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट होता है। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। किसकी यूनिट है? रेजिस्टेंस की। तो जी की क्या होगी? इसका उल्टा महो भी कहा जाता है, इसको कुछ इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है, और वैसे इसको बोला जाता है साइमन। क्या बोला जाता है? साइमन कहा जाता है। इसको महो और या किसकी इन्वर्टेड रो का भी सिंबल बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला देखो क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब ये क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था रो, ऐसे ही ये है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं ना। किसे? कप्पा से। कप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। और रो के बारे में एक बात जानते हैं, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल, है ना। क्या मैं रो की वैल्यू यहां से बदल सकता हूं? मतलब कि मैं रो की जगह क्या लिख सकता हूं? आर ए बाई एल। और इसमें से एल अगर ऊपर ले जाओ और ए तो नीचे रहेगा, बट 1 अपॉन आर, कुछ इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, है ना। एक बात और हम जानते हैं दैट g इज इक्वल टू 1 अपॉन r, मतलब मैं 1 अपॉन r को g से रिप्लेस कर सकता हूं। कुछ इस तरीके का भी एक रिलेशन मेरा बन सकता है। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट और है जिसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट का। इसका सेल कांस्टेंट का। अब किसी भी सेल में l अपॉन a उसका नहीं बदलता है, और इसी को हम बोलते हैं g स्टार। सो g स्टार इज इक्वल टू l बाई a, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। तो क्या मैं इसको k इज इक्वल टू g मल्टीप्लाइड बाय g स्टार नहीं लिख सकता? इसको कुछ इस तरीके से तो ले सकता हूँ, है ना। तो ये था मेरा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आता है आपका मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। इसका मोलर कंडक्टिविटी का। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या बोलता है? कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो हम जनरली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे कंडक्टेंस कर रहा है उसकी बात करते हैं। वो क्या होता है? ये होता है, इट इज मल्टीप्लाइड बाय कप्पा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम उसका। ठीक है, पर क्या सिर्फ 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं? ज्यादा मोल के लिए भी कैलकुलेट किया जा सकता है। वो तब किया जा सकता है जब हम उसके किसकी बात करें? उसके कंसंट्रेशन की बात करें, तब वो होगा lambda m इज इक्वल टू के वी, या इसको आप थाउजेंड से कर सकते हो, के मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन इसकी मोलैरिटी। ये मोलैरिटी क्या है? कंसंट्रेशन है जो आप ज्यादा के लिए फाइंड आउट करो। ये 1 मोल के लिए, ये जब आप ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स के लिए फाइंड आउट करो, जो बेसिकली आपके क्या आएंगे, भैया इतने मोल के लिए बताओ, इतने मोल के लिए बताओ, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक है बेटा जी, कोई परेशानी? आई होप यहाँ पे कोई परेशानी आपको होगी नहीं। यहाँ पे कई बार आपसे इसकी यूनिट जरूर पूछ सकता है, तो उस यूनिट के लिए तैयार रखना है अपने आप को। वो यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोलर कंडक्टिविटी की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपन कोलरॉश लॉ। इसकी कोलरॉश लॉ। अब कोलरॉश लॉ के बारे में बात करो, अपन ने फिल इन द ब्लैंक्स में बात करी थी। ये क्या बोलता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे बेसिकली आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल रहती है? आपके इलेक्ट्रोलाइट के कंट्रीब्यूशन पे। किस पे? इलेक्ट्रोलाइट के कंट्रीब्यूशन। और वही बात यहाँ पे लिखी हुई है,
कोलरिस लॉ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या बोलता है? स्टेट्स दैट molar conductivity of an electrolyte solution is the sum of contribution of its individual ions. जैसे ही मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं, CH3COOH था, ये कैसे टूटेगा? वैसे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है पर टूटेगा तो है ना, CH3COO- प्लस H+ के फॉर्म में टूटेगा कुछ इस तरीके से। तो कोलरिस लॉ ये बोलता है कि अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी चाहिए CH3COOH की, तो ये वैल्यू डिपेंड करती है सम ऑफ m ऑफ CH3COO- जो उसका आयन है प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H+। मतलब इनके वैल्यूज पे वो कैसे टूट रहे हैं उसकी वैल्यू पे। जनरली इस पर सवाल जब भी बनेगा तो ऐसे वैल्यूज दी रहेंगी आपको एक चीज फाइंड आउट करनी है। इस पे एक बार न्यूमेरिकल्स कर भी लेंगे पर परेशान मत हो, है ना। चलो अब अपन मेन आगे बढ़ते हैं और अपने कुछ लॉज पे ध्यान देते हैं। वो लॉज हैं फैराडेज के। इसके फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें से पहला वाला देखो, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है? इट स्टेट दैट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस the amount of chemical reaction which occurs at any electrode under the influence of electrical energy is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. बेसिकली क्या कह रहा है? जो वेट डिसोसिएट हो रहा है, जो वेट डिसोसिएट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके इलेक्ट्रिसिटी के, आपके चार्ज के, कितना पास ऑन हो रहा है। दैट वेट W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, और अगर आप जानते हो दैट I इज इक्वल टू Q अपॉन T, मतलब Q इज इक्वल टू IT, मतलब कि मैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT लिख सकता हूँ। और जब मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, वो है ZIT। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो कि हर एक मेटल या कह सकते हैं हर एक सॉल्यूशन का, हर इलेक्ट्रोलाइट का अलग हो सकता है। ठीक है, और जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा ये इलेक्ट्रोलाइटिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी रहेगी। आपसे हो सकता है चार्ज पूछ ले, या हो सकता है आपसे करंट पूछ ले, टाइम पूछ ले, मतलब कि इनमें से 3 चीजें आपको दी जाएंगी, एक चीज बताई रहेगी भाई। और आई होप इतना प्लस माइनस हम सब कर लेते हैं, ये समझाने की जरूरत नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं अगला पार्ट। देखो इसका सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखो, इट स्टेट दैट इफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स द masses ऑफ आयंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट्स। अब यहाँ पे बात देखो, ये बोल रही है कि अगर मान लो दो अलग अलग वो हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो उनके थ्रू अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है, जितना वेट डिसोसिएट होगा वो उसके डायरेक्टली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? उनके केमिकल इक्विवेलेंट्स के। मतलब कि W जो वेट आपका डिसोसिएट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E इसके E के। अब ये हमेशा कंपैरिजन में रहेगा, क्या हमेशा कंपैरिजन में रहेगा, मतलब W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू E1 अपॉन कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें 3 चीजें आपके पास रहेंगी, एक चीज फाइंड आउट करनी रहेगी। इसके न्यूमेरिकल मैं इसलिए भी नहीं करा रहा हूं क्योंकि आप आसानी से कर सकते हो। जो फैराडेज के दोनों लॉज हैं इस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत इजी आते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला है, हर एक वैल्यू दी हुई है, पुट करना है। इससे मिलते जुलते सवाल वैसे अपन कर लेंगे, मतलब दूसरे करेंगे, दूसरे फॉर्मूलाज पे करेंगे, पर उस कुछ खास नहीं करना है कि बहुत मेहनत है सर हमें करना ही पड़ेगा क्या, ये खास मेहनत नहीं करनी। मैं हूं ना, क्यों परेशान हूं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं और अब अपन अगला टॉपिक देख लेते हैं जो कि है लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, अब इसका जो डायग्राम है ये देख लो। अब ये 2 पार्ट में रहती है जनरली, लेड स्टोरेज बैटरी जो हमें बताई जाती है वो 2 पार्ट में रहती है। अब इसमें जनरली यूज किसका हुआ है? लेड का हुआ है, जिसमें 6 सेल होते हैं लेड के, इसके 6 सेल। अब ये एक रिचार्जेबल बैटरी, क्या रिचार्जेबल बैटरी है, पर इसके 2 पार्ट इसलिए भी हैं क्योंकि ये चार्जिंग के टाइम इसकी बात पूछी जाती है, फिर एक बात डिस्चार्जिंग के टाइम पे भी पूछी जाती है। अब ये थोड़ी सी बात आपको होमवर्क में इसमें ये दे रहा हूँ कि आपको ये डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपको डैनियल सेल याद है तो याद करो, मैंने उसमें पहले एनोड पे रिएक्शन लिखी थी, फिर कैथोड की रिएक्शन लिखी थी और फिर एक फुल रिएक्शन। अब इसमें ऐसी आपकी 2 वर्जन बनेंगे। एक वर्जन बनेगा चार्जिंग के टाइम का, एक वर्जन बनेगा आपका डिस्चार्जिंग के टाइम। तो ये या तो आप इसमें से अपना माइंड यूज करके बनाओ, किताबों को यूज करके बनाओ, या फिर कहीं से हमारा चैट बॉक्स यूज करो, कुछ भी यूज करो, पर इसको आपको एज अ होमवर्क लेके जाना है
और ये आपको इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद करना है एनी हाउ। अगर आप इसको करते हो तो आपके मार्क्स क्या होंगे, परफेक्ट होंगे, आपके हाथ में आएंगे। हर एक चीज सूरज सर नहीं पढ़ाएंगे, कुछ चीजें हमें खुद करनी पड़ेंगी, है कि नहीं? इस बात को ध्यान रखना। चलो अब अपन बेसिकली जो कदम रखेंगे वो कदम रखेंगे अपन न्यूमेरिकल्स पे, इसके हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स। हमारी पूरी वीडियो जो है, जो अब तक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चल रही थी, वो अब शिफ्ट ले रही है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। इसकी तरफ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की तरफ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे देखने वाले। चलो पहला सवाल देखो। सवाल क्या बोला देखो, राइट डाउन द नस्ट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन एंड कैलकुलेट इट्स ईएमएफ। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, उसका ईएमएफ कैलकुलेट करना है। और पहले मुझे उसकी नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन क्या होती थी, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि उसे बोला है एट 298 केल्विन बता दो, इसलिए मैंने ये वाली रिलेशन लिखी है। ठीक है, अब ये रही मेरी सेल की बात। लेट Cu किस पे कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 में कितने मोल है, देखो Ag प्लस 10⁻³ AgS में हो रहा। गिवन आपको क्या दिया हुआ है, E0 दिया हुआ है इसका कॉपर का, और E0 दिया हुआ है Ag का। ये रिडक्शन पोटेंशियल अगर आप देख पाओ तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है आपको, दोनों साइड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, मतलब कि मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जो मैंने फॉर्मूला वहां पे बनाया था, दैट ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई एट कैथोड माइनस ई एट एनोड, डायरेक्टली इसमें रख सकता हूं, क्योंकि दोनों किस फॉर्म में है, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है। डायरेक्टली यहाँ पे रख के हम इसको निकाल सकते हैं। पर उससे पहले सेल की रिएक्शन तो लिख लें, है ना। सेल की रिएक्शन को फुल रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन हमें लिखनी पड़ेगी। देखो हम ये जानते हैं कॉपर से Cu+2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि ये रिएक्शन हो रही होगी आपके कहाँ पे, Cu से Cu+2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे हो रही होगी, एनोड पे हो रही होगी। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें Cu कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, है कि नहीं। वहीं पे उसके अपोजिट में क्या हो रहा है, देखो Ag+ कन्वर्ट हो रहा है Ag में, मतलब कि इसी ने उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है और किस में कन्वर्ट हुआ है, Ag में। पर यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, इसको बैलेंस्ड करने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। और जब मैं इसकी फुल रिएक्शन लिखने जाऊंगा तब यहाँ पे मैं इसको देखेंगे, देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। बात क्लियर है, मतलब कि Cu+2 Ag, अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कट सकते जाएगी, है कि नहीं, कन्वर्ट इनटू Cu+2 + 2 Ag, है कि नहीं। अब अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट इक्वेशन कंप्लीट लिखना चाहूं तो देखो क्या होगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, क्या है देखो, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डिसोसिएट हो रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं 2 लिख सकता हूँ, लॉग प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कॉपर और 2 Ag, एक साइड लिख दो कॉपर साथ में 2 Ag प्लस, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, प्रोडक्ट लेना था, मैं रिएक्टेंट ले रहा हूँ, ये चीज तो नीचे आएगी ना, इसको हटाओ यहाँ से, गलत बात गलत बात गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ऊपर हम लेना चाहिए हमें प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है Cu+2 और 2 Ag, मतलब कि ऊपर आएगा Cu+2 और साथ में Ag का स्क्वायर, क्योंकि डबल है वहां पे, और नीचे क्या होगा आपका Cu और साथ में Ag+ का कुछ इस तरीके से, है ना। अब यहाँ एक बात देखो, जो मुझे यहाँ पे Ag है ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, है ना, नहीं सॉरी ये तो Ag+ था ना, इसको हटाओ यार, अरे यार अरे क्या हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे सॉलिड है और ये यहाँ पे सॉलिड है, मतलब कि यहाँ पे ये हटा सकते हैं, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों सॉलिड फॉर्म है। वैल्यूज इन दोनों की दी हुई, Cu+2 की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 0.010 मोलर, और वहीं पे Ag+ की वैल्यू कितनी हुई 10⁻⁻⁶, वैल्यूज डालनी हमें और कुछ नहीं करना है। उसके पहले ई सेल लिखना पड़ेगा, ई सेल कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से, देखो
तो वही कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, रिडक्शन वाली, और रिडक्शन किस में हो रहा है, Ag में हो रहा है, मतलब कि कैथोड में लिख सकते हैं हम 0.80 माइनस 0.34 और ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0.46 के बराबर, कितनी आ जाएगी 0.46 वोल्ट के बराबर। और ये 0.46 में कहा रख सकता हूँ ई नॉट सेल की जगह, यहाँ पे लिख दो आपके 0.46 माइनस 0.0591/2, ये कितना हो जाएगा 0.0295 के बराबर होगा, कितना 0.0295। अब देखो लॉग ऊपर Cu+2 का 0.01 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 10⁻³ का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से है कि नहीं। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये डबल हो जाएगा 10⁻6 ऊपर बढ़ जाओ 10⁻+6 है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो log 5 मतलब log 10⁻6 पॉजिटिव में 6 रहेगा, जिसकी वैल्यू आपकी 5 लिख सकते हो, है ना। तो ये आप 46 माइनस 0.295 मल्टीप्लाइड बाई 5, और जब आप इसको पूरी तरीके से हर एक चीज को सॉल्व करोगे, पूरा कैलकुलेशन दिखाओगे, तो ये करीब आएगा आपका 0.31 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या निकाल लिया, हमारा ई सेल, यानी कह सकते हैं ईएमएफ को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप 3-4 जगह गलती कर सकते थे कि कंफ्यूज हो जाते कि भैया रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो उस चीज का ध्यान रखना है हमें, है ना। और जो एक गलती मेरे खुद से हुई है, टीचर से भी गलती हुई कि हमने प्रोडक्ट की बात ऊपर रख दी, सॉरी रिएक्टेंट वाली बात ऊपर रख दी, प्रोडक्ट वाली बात नीचे रख दी, तो उस चीज से भी अपने को बचना है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को कर लिया है और ऐसे सवाल बनते हैं, ठीक है। चलो अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, और अगला सवाल देखो हमारा क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। हमें रिएक्शन दी हुई है कॉपर S + 2Ag + aqueous gives Cu + 2 aqueous + 2Ag सॉलिड, ठीक है। हमें इसका दिया हुआ है E नॉट सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दी हुई है। तो हम मुझे पता क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और हम इसके लिए फॉर्मूला बना चुके हैं दैट E cell = E नॉट सेल minus 2.303 RT/N log Kc, यही था। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है तो E सेल 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा G क्या होता था 0 होता था, मतलब E सेल 0 हो जाएगा। ये बात इस साइड आ जाएगी, मतलब कि E नॉट सेल विल बी इक्वल टू 2.303 RT/N, ओ F भी तो लिखना पड़ेगा, NF log Kc, कुछ इस तरीके से। और हमें ये भी पता था कि सारी वैल्यूज रखने के बाद E सेल कहते हैं E नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन N log Kc, ये फॉर्मूला फाइनल था हमारा। अब मुझे निकालना क्या है, log Kc निकालना है, मतलब कि log Kc इधर ले लो, बाकी बातें उधर कर लो, तो क्या हो जाएगा E नॉट सेल मल्टीप्लाइड बाय N अपॉन 0.0591 मल्टीप्लाइड बाय नथिंग, इतना ही रहेगा ना, ठीक है। तो N क्या आ जाएगा भाई, E नॉट सेल हमें पता है, E नॉट सेल कितना दिया हुआ है 0.46, तो ये हो जाएगा 0.46 मल्टीप्लाइड बाय N। अब N क्या है, नंबर ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो कितने हैं 2+, मतलब कि N कितना है 2 है अपॉन 0.0591, और इसको सॉल्व करोगे आएगा 15.6, मतलब कि log Kc विल बी इक्वल टू 15.6। आप इसको इतने पे भी छोड़ सकते हो, या फिर Kc लिखोगे तो एंटी लॉग 15.6 जाएगा उधर, है ना। तो आई होप ये सवाल अभी आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, और देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है हमारा, किस पे बेस्ड है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन। हमें क्या निकालना है, गिव्स फ्री एनर्जी निकालना है, वो भी स्टैंडर्ड वाली, इस वाली स्टैंडर्ड वाली। और हमने आपको रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड सेल बताया था, ईएमएफ ऑफ सेल के बीच में बताया था। अब अगर यही स्टैंडर्ड में लिखना हो क्या हो जाएगा, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल,
यही हो जाएगा। और यहाँ पे भी हर एक बात दी हुई है भाई, कोई परेशानी नहीं तो है नहीं, हर एक चीज हमें दिया हुआ है, हमें सिर्फ सॉल्व करना है कि नहीं। देखो डेल्टा जी नॉट हमें निकालना है, ठीक है, माइनस एन, एन अगर इसमें नोटिस करो कितने का आ रहा है, 2 का, 2 इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट हो रहे होंगे ना, ये देखो 2 का आ रहा है, -2, एफ क्या होता है 96500 है ना, ई सेल दिया हुआ है क्या, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ गई है 2127 जूल मोल इनवर्स के करीब आएगी। इसको कुछ इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, दैट 21.227 किलो जूल, कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, बेफिक्र रहो, है ना, आपको सॉल्व कर सकते हो आप, बेफिक्र रहो। चलो अब अपन बढ़ते हैं, देखो सिंपल सी बात हो रही है, हर एक चीज दी हुई है, हमें बस वैल्यू पुट करते हुए जाना, जो मैंने आपको बात फैराडे लॉ पढ़ाते समय बोली थी कि हर एक चीज दिया है, बस आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है, फॉर्मूला भूले बात भूले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज 5 into 10 to the power 3 ओम सेंटीमीटर, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, इसका सेल कांस्टेंट कितना है 1 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तक तो कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए भाई, कोई दिक्कत है क्या इसमें, यहाँ कोई दिक्कत होनी चाहिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है मतलब रो की वैल्यू दी हुई है, रो की वैल्यू कितनी दी है 5 into 10 to the power 3, और मुझे निकालना क्या है मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है कुछ ये, फॉर्मूला कुछ यही तो है हमारा। अब मुझे कप्पा चाहिए, और कप्पा क्या होता है, कप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन 5 into 10 to the power 3, 10 to the power 3 ऊपर भेज दो, ऊपर भेज दिया 1000 अपॉन 5 कितना हो गया 200, है ना, 207 आ गया कि नहीं। अब इस चीज को मैं वहां रख दूं, डायरेक्टली इसमें रख दो ना, कोई दिक्कत है क्या, ये रख दो, कप्पा की वैल्यू रख दी 200, साथ में 1000 इधर आ गया, साथ में एम, एम कितना दिया हुआ है 0.2, ये लो 0.2 यहाँ रख दिया, अब 0.2 यहाँ रख दिया, 2 से 2 यहाँ कट गया, एक जीरो ऊपर और बढ़ जाएगा जाके, क्या हो जाएगा लैम्डा 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। कोई परेशानी है क्या यहाँ पे, नहीं ना। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी यूनिट होती है कितनी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और साथ में मोल इनवर्स विल बी द यूनिट। तो मेरा मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ गई है यहाँ पे 10 टू द पावर 6 आ गई, हर एक चीज दी हुई थी, दूसरी चीज से पुट करनी थी बस, है कि नहीं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल देख लेते हैं भाई, बहुत पढ़ाई कर ली हमने, देखो आखिरी सवाल देखो, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH solution of a diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 to the power 3 ohm। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 5.55 into the power ohm, मतलब कि R दिया हुआ है मुझे 5.55 into 10 to the power 3 ohm दिया हुआ है। चलो अब इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस नहीं डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है मुझे, लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर, और ये क्या है मोल लीटर इनवर्स, मोलरिटी दी हुई है, क्या दी हुई है मोलरिटी दी हुई है 0.05 मोल लीटर इनवर्स, या इसको मोलर भी बोल सकते हैं अपन, है ना। तो ये सारी बातें मुझे दी हुई है। अब मुझसे पूछा क्या गया, बोल रहे भैया रेजिस्टिविटी बता दो, कंडक्टिविटी बता दो और मोलर कंडक्टिविटी भी बता दो, यानी तीनों चीजें बता दो इनसे मिला के। चलो सबसे पहले रेजिस्टिविटी बता दे, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता क्या है, देखिए R इक्वल्स टू रो L बाई ए, यही फॉर्मूला था, इसको जब इन्वर्स करते थे हम रेजिस्टिविटी निकालने जाते थे, ये हो जाता था R A बाई L। अब इसके लिए मुझे पहले चाहिए एरिया, अब एरिया कॉलम की बात हो रही है, कॉलम की किसकी बात हो रही है, कॉलम की, मतलब सिलेंड्रिकल होगा, पाई आर स्क्वायर 3.14, रेडियस क्या होगा डायमीटर का हाफ यानी 0.5 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी
0.785 क्या जाएगी 0.785। हर एक बात पता चल चुकी है, सिर्फ रखनी है। आर की वैल्यू कितनी है 5.5 इंटू 10 टू पावर 3, 5.5 इंटू 10 टू पावर 3। एरिया की वैल्यू 0.785 और लेंथ कितना दिया हुआ है आपका 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसको पूरा आप सब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 87.13 क्या 87.13 ओम सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू। क्या रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ चुकी है ना। इसमें कोई परेशानी नहीं ना। अब बोल रहा है कंडक्टिविटी बता दो। क्या बोल रहा है कंडक्टिविटी बता दो। अब कंडक्टिविटी क्या है K इक्वल टू 1 अपॉन रो। अब रो को जस्ट ऊपर करना उल्टा करना है मतलब 87.13 K की वैल्यू आ चुकी है। सॉल्व ही तो करना है, सॉल्व कर दोगे आ जाएगा। अब आप पूछ रहा है भैया मोलर कंडक्टिविटी बताओ। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन m। कप्पा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 87.13 ठीक है मल्टीप्लाइड बाय 1000 और m की वैल्यू क्या दी हुई थी 0.05। इसको सॉल्व करोगे आपके मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये सारी बात आपके लिए होमवर्क है भाई, कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। पर यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है इस सवाल को थोड़ा बड़ा करने के लिए उसमें 3 बात अलग अलग बातें एक साथ पूछनी है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखना भाई। तो कुछ इस तरीके से सवालों को मर्जअप करके भी सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है बेटा जी, आई होप अभी आपको हर एक बात क्लियर होगी, कैसे आपको फॉर्मूलाज में बातों को पुट करना होता है, ये बात क्लियर होगी। अरे एक और सवाल है, चलो इसको भी कर लेते हैं। तो कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी फॉर CaCl2। किसका सवाल किसका है कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ क्या बोलता था भैया कि अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी किसी एक की निकालनी है, यहाँ पे किसकी निकालनी है CaCl2 की निकालनी है, तो उसके इंडिविजुअल्स के बराबर। तो इसके इंडिविजुअल्स कैसे, जैसे ये टूटेगा किसमें Ca प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस में टूटेगा है ना। इसका अगर मैं फॉर्मूला पूरा लिखना चाहूं तो क्या होगा ऑफ Ca प्लस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस। अब यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको Ca का भी दिया हुआ है और Cl माइनस का भी दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना है बस प्लस करना है। तो यहाँ पे रखो 1119 प्लस ट्वाइस ऑफ 76. क्लियर है, प्लस मल्टीप्लाई तो करना है हर एक चीज को, और क्या करना है अगर देखो कर ही लेते हैं। देखो 76.3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 12 1 14 15 152.6 मतलब कि ये यहाँ पे क्या आ गया 152.6। चलो यहाँ पे क्या है 119 है, पूरा प्लस कर दो 0.6172 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। किसका मोलर कंडक्टिविटी है CaCl2 की। याद करो कोलरॉस लॉ में यही बोली थी दोनों की जो डिसोसिएशन हो रहे हैं उन्हीं को जोड़ना है, पर यहाँ पे डबल क्यों किया क्योंकि 2 आयंस निकल रहे हैं Cl के, है कि नहीं। कुछ नहीं करना है, बस हर एक बात ऐसी दी हुई है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला में पुट करते हो। ठीक है चलो सवाल और ये वीडियो दोनों समाप्त कर, ठीक है। एंड जो बातें मैंने आपको होमवर्क में दी हैं उसको ध्यान रखना, खास करके लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक बेटा उसको भूलना नहीं है, उसको थोड़ा डिटेल में आपको और पढ़ना है। आपकी पढ़ाई यहाँ पे इस चैप्टर की कंप्लीट होती है और मैं उम्मीद करता हूँ इसके जो 9 मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे आप अरेंज कर लोगे, है ना। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।